ठीक है बेटा, आज आपकी हेडिंग है ज्योमेट्री। वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ऐसा ना बाद में कोई बच्चा बोलेगा कि वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है बेटा। अब देखो, ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। एंगल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। किस किस की पढ़नी है मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन की, पैरेलल लाइन की। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़नी है पॉलीगॉन्स की। ठीक है, ये आपकी एंगल प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद आपके पास जो दूसरा देखो, इसके बाद आपके पास आएगी सर्कल प्रॉपर्टीज। अच्छा, सर्कल से पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी करा दूंगा। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। उसके बाद आपको आती है सर्कल प्रॉपर्टीज। फिर आपका आता है लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री का टॉपिक है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको कवर करें क्योंकि डे वाइज है ये। तो डे वन, डे टू, डे थ्री करके इस तरह से ज्योमेट्री। तो डे वन में हम ये करेंगे, टू में हम ये कर लेंगे और थ्री में हम ये कर लेंगे। लोसाई के लिए अलग से क्लास है। तो चार पार्ट्स में करेंगे हम इस टॉपिक को। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दो ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री की हेडिंग डालने के बाद आप लोग ये सब टॉपिक्स लिख लो। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो तो बता देना। अब मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा इसकी, एक एक करके। तो वो सारी चीजें आप लोग लिख लेना। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। एंगल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन में मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन का क्या सीन है। मैं पहले आपको ना सारे एंगल लिखवा देता हूँ, एंगल कौन कौन से होते हैं देखो। देखो बेटा, पहला वाला एंगल जो है कितने डिग्री का होगा? 90 से कंपेयर अगर आप करो तो लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा फर्स्ट वाला एंगल? लेस देन 90 होगा। लेस देन 90 वाले को क्या कहते हैं हम याद करो। लेस देन 90 वाले का क्या नाम होता था अक्यूट एंगल। ठीक है बेटा, याद है? लेस देन 90 वाले को हम क्या कहते थे? अक्यूट एंगल। सो लेस देन 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। एंड अक्यूट एंगल, ठीक है ना? अब अक्यूट एंगल आपने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है भाई, डन। अक्यूट एंगल के बाद अब जो दूसरा एंगल है ये बताओ, ये क्या है? 90 से फिर कंपेयर करो इसको। क्या ये लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है? क्या ये एंगल लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपका है इक्वल्स टू 180, ये आपका कहलाता है स्ट्रेट एंगल। और 90 डिग्री वाला तो आपको पता ही है, 90 डिग्री वाला कौन सा होता है। चलो 90 डिग्री वाला भी डिस्कस अगर कर लें। इसको क्या कहते हैं हम, ये आपको याद ही है। चैप्टर है ज्योमेट्री। ये है राइट एंगल।
ठीक है, ये होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा अब देखो ये एंगल कौन सा होता है, ये वाला बताओ, ये वाले जो मैंने मार्क किए हैं इधर, ये कौन से एंगल्स होते हैं? जो कि ग्रेटर देन 180 हो बट लेस देन 360 हो, ये होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। सही है ना, रिफ्लेक्स एंगल हो गया ये। ठीक है बेटा। और फुल टर्न आपको पता है, फुल टर्न कितने का होता है? अगर फुल टर्न की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये 360 डिग्रीज का होता है, इसको हम फुल टर्न कहते हैं। तो क्लियर हो गया अब? कॉपी कर लो इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हम्म। हमदान, चैप्टर ज्योमेट्री, हमदान ज्योमेट्री, ये चैप्टर है देखो आज का, ज्योमेट्री। तो बेटा एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन थी ये, जो आप अपने अपने भी पढ़ी है, ये सारी थी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज। क्लियर है ये वाली? इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा अब इसमें दो और आती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। एक ये होती है, एक मिनट, देखो बेटा, इसमें एंगल बने हुए हैं, फर्ज करो एक्स और 2x। इसमें एंगल बना हुआ है ए एंड 50। अब आप बताओ एक्स का आंसर कैसे निकालेंगे फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड वाले कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री विल सम अप टू 90 डिग्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो हम अगर फर्स्ट वाली कैलकुलेशन करते हैं तो भाई 2x प्लस एक्स को बराबर रख दो 90 पे, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाली कैलकुलेशन करोगे तो a प्लस 50 बराबर रख दो 180 के, तो आंसर आ जाएगा आसानी से। 3x इक्वल्स टू 90, so the value of x will be 30, so this angle will be 30, this angle will be 60। क्लियर है ये वाली बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? बच्चों वाली बातें हैं ये, आपको याद रहनी चाहिए ये। अब देखो ए निकालना है तो 180 में से 50 को माइनस करा दो, ए आ जाएगा 130। तो ये लेफ्ट वाला एंगल ऑब्ट्यूस है और राइट वाला एंगल अक्यूट है, देखो सही आ रहा है बिल्कुल। अब ये थी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी, ये स्ट्रेट लाइन खत्म इधर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन डन। अब हम पढ़ेंगे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। तो ये थी आपकी स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट एंड में ले लेना, वरना तो वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। और कल वाले लेक्चर में अभी क्लास एंड होते ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? कल वाला था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो जिन बच्चों ने नहीं अटेंड करी हो वो क्लास, तो वो देख सकते हैं। जी शेजा बोलो। मैंने कहा स्क्रीनशॉट एंड में लास्ट में, सुना करो, सही है? अच्छा बेटा अब आप लिखोगे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। अब ये लिख लो। तो मैं इसमें कुछ शेप्स बनाऊंगा, आप भी साथ साथ बना लो पहले अगर चाहो तो। अच्छा ये पैरेलल लाइन वाली नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइंस की ये और ये है, ये जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की है। ठीक है बेटा। अब देखो ये एंगल
और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे आपस में। इसको चलो हम सी लिख देते हैं, सी। अच्छा, ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। रीजन क्या है? जेड एंगल प्रॉपर्टी। देखो ये जेड बन रहा है। हाँ बेटा, क्या ये जेड बन रहा है? तो जेड में ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, देखो ये वाले। ठीक है, जेड में देखना ये एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। कौन कौन से? अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होंगे। एक जेड ऐसा होता है, एक जेड इस तरह का होता है, देखो इस तरह का। तो ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा आप सुनो, कभी कभी एग्जामिनर ना इसका रीजन पूछता है। तो जब भी तुम ए का फर्स्ट करो, ये आंसर 60 है, अगर सी का भी तुम 60 लिख रहे हो, तो वो कहेगा सी 60 है तो रीजन बताओ क्यों। तो आप लिखोगे वहां ऑल्टरनेट, ऐसे लिखना, एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, दैट इज वाई सी इज 60 डिग्रीज। तो कभी कभी रीजंस पूछेगा वो आपसे, तो आपने रीजंस इस तरह से बताने होंगे। क्लियर है ये वाली बात, रीजंस कैसे बताने हैं हमने? सो ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। जेड हम सिर्फ उसके अपीयरेंस की वजह से याद रखते हैं, वैसे कोई जेड नाम नहीं होता एंगल का। अब देखो ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो हो गया। सेकंड वाला शेप कौन सा दिख रहा है आपको? एफ टाइप का लग रहा है, टिल्टेड या स्लांट एफ। तो देखो इसके अंदर सुन लो क्या है। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये ए है तो ए सी के बराबर हुआ, और ये बी बराबर हुआ डी के। तो यहाँ पे भी देखो ए बराबर था सी के, और बी बराबर था डी के। यहाँ पे भी देखो सीन यही है, ए बराबर है सी के, लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर, और लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के बराबर। सो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ठीक है। अच्छा, ये एंगल्स आपको इस तरह से दिखते हैं, देखो आप लाइन एक्सटेंड कर सकते हो जितनी करना चाहो। तो ये वाला इसके बराबर होता है, और ये वाला इसके बराबर होता है, और ये एंगल्स कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा। और इसकी कभी प्रॉपर्टी लिखनी हो आपने कि भाई ए सी के बराबर है तो रीजन बताओ, तो आप लिख दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में, या किसी भी चीज के अंदर इसमें? आगे बढ़े ताकि जल्दी जल्दी हम जाएं फिर क्वेश्चंस की तरफ ना। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट। अब ये लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को? जी ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट जेड एंगल ये होता है, ऑल्टरनेट वाले को जेड कहते हैं, ये वाला, ये एफ वाला होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग नाम होता है इसका। अब ये इंटरसेक्टिंग वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको आप एक्स लेटर से डिनोट कर सकते हो अपने याद करने के लिए, बस पेपर में मत लिख के आना ये। ठीक है। अब देखो एक्स में कौन कौन से बराबर होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला इस वाले के बराबर आएगा, और ये वाला इस वाले के बराबर आएगा, ये याद रखना बस। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। ये तीनों भी एक साथ लग सकते हैं। अभी मैंने आपको तीनों अलग अलग करके पढ़ाई, ये तीनों एक साथ भी लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सब हो सकते हैं एक साथ, एक ही डायग्राम में सारी प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई ये वाली बात क्लियर, इंटरसेक्टिंग वाले वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, एक्स एंगल्स होते हैं, देखो ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा। जब भी हम इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके लिए भी अगर आपको कभी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी पड़े तो ये यूज कर लेना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब जल्दी से इसका कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर हम आगे बढ़ें ताकि।
अच्छा, अब आप लोग हेडिंग डालना इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल या एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स डाल दो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, अब आप पॉलीगॉन्स की हेडिंग डाल देना, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड वही है। ठीक है, अब आपकी हेडिंग है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है बेटा, अब ये आपकी हेडिंग है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉली क्या होता है ये बताओ पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? केमिस्ट्री पढ़ते हो ना आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वरना कोई केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है, वैसे भी जनरल वर्ड है। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ना। हाँ, अब देखो दो से ज्यादा कह लो आप, क्योंकि शेप जाहिर सी बात है, दो लाइंस पे तो शेप नहीं होता ना, दो लाइन पे तो एंगल बनता है, शेप तो कम से कम दो से ज्यादा पे बनता है ना। ठीक है बेटा, अब आप देखो, अब आपने इसमें कुछ चीजें लिखनी है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, वरना आपके लिए आसानी रहेगी हमेशा। बस फॉर्मूलाज याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। हाँ भाई, चले आगे बढ़े। अब देखो बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो गौर से, इंटीरियर एंगल होता है वो एंगल जो शेप के अंदर हो। अगर जैसे देखो एक ट्राइंगल है, ये इसका कौन सा एंगल होगा ये बताओ, कोई सा भी तीनों में से। बताओ बेटा, ये कौन सा एंगल होगा जो मैंने मार्क किया हल्का सा? इंटीरियर। ठीक है, अब देखो, अगर तो ये शेप रेगुलर है, इफ द शेप इज रेगुलर, रेगुलर का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, इफ द शेप इज रेगुलर with all sides and all angles are, when all sides and all angles are same, ठीक है ना, when all sides and angles are same, आप इजीली इसको निकाल सकते हो। वैसे तो आपको मैनुअली भी, वो भी वर्बली भी पता है कितने का है, लेकिन आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। अगर ये शेप रेगुलर है, अगर तीनों पे एक ही तरह की लाइन पड़ी है, ये शेप रेगुलर है। ठीक है बेटा, अब आप सुनो गौर से, फॉर्मूला में n जो होता है वो होती है नंबर ऑफ साइड्स। आप बताओ इस शेप की कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं? जल्दी जल्दी चैट में बताते रहो, इस शेप की कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, जल्दी से बता दो। तीन है, तो मैं n की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं? थ्री पुट कर दूंगा मैं, देखो। अब मैं n की जगह थ्री पुट करने जा रहा हूँ। 3 - 2 इंटू 180 अपॉन 3। 3 × 1 = 360 ज़ा। 3 - 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। तो एक इंटीरियर एंगल आ गया इसका 60। तो ये सारे भी कितने के होंगे भाई? अगर ये शेप रेगुलर है, इरेगुलर होगा तो आपको ना वो फिर हेल्प करेगा, या तो बाहर वाला एंगल देगा तो अंदर वाला निकलवा लेगा, या अंदर के दो देके तीसरा निकलवा लेगा। तो इरेगुलर में वो आपकी हेल्प करता है, रेगुलर में वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। रेगुलर में वो आपको बस बता देगा ये शेप है, इसकी ये नंबर ऑफ साइड्स है, अब बताओ इसका इंटीरियर एंगल कितने का होगा। तो रेगुलर में वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, रेगुलर में आपकी हेल्प करेगा फॉर्मूला। तो यहां तक क्लियर है ये वाली बात। अभी हम इरेगुलर की भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालो एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल इनसाइड द शेप होता है, एक्सटीरियर एंगल आउटसाइड द शेप होगा। अब बताओ भाई कौन सा शेप है ये? ट्राइंगल है, रेगुलर है, इरेगुलर है? हाँ भाई,
शेप रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर कैसे पता चला आपको ये रेगुलर है? कैसा आइडिया हो आप लोगों को ये रेगुलर है? लाइन से, 3 लाइन जो लगी हुई है, बिल्कुल सही। अब देखो, हर एंगल का अपना एक्सटीरियर होता है। जैसे देखो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, हर किसी का अपना एक्सटीरियर होगा। अगर शेप की साइड्स बराबर है तो सबके एक्सटीरियर तो अपने अपने होंगे, बट उनके मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब एक ही आंसर आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हर अपने एंगल का इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है। ये बात क्लियर है आपको कि हर एंगल का अपना इंटीरियर भी होता है जो कि शेप के अंदर होता है, हर एंगल का अपना एक्सटीरियर भी होता है जो कि शेप के बाहर होता है। यहां तक ये वाली बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ जाऊं मैं? अब ये शेप रेगुलर है तो इसके लिए ऑब्वियस बात है, कोई फॉर्मूला तो बना होगा निकालने के लिए। तो अगर आपका एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, 360 डिग्रीज को डिवाइड करवा दो नंबर ऑफ साइड से, इजीली आंसर आ जाएगा आपके पास। आप बताओ कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं इस शेप के अंदर? 3, 3 वन जा 3, 120 था। तो आप देखो, इसका इंटीरियर अगर 60 था, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका एक्सटीरियर कितना आया? देखो 120 आ गया। सही आंसर आया या गलत आंसर आया? ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। रेगुलर शेप है इसलिए मैंने सबके पास 120 लिख दिया। अगर ये शेप रेगुलर नहीं होता ना, मैं सिर्फ यहाँ 120 लिखता, मैं सी और ए पे नहीं लिख सकता था फिर। तो ये इसलिए मैं आपको बहुत दफा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे ब्लंडर पेपर में करके आते हैं। वो एक का निकाल के बाकी सब पे लिख देते हैं, हालांकि शेप रेगुलर नहीं होता उस वक्त। तो ये बहुत ख्याल रखना है कि शेप रेगुलर है या इरेगुलर है। इसलिए मैं इस बात पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, हाँ भाई, जब इरेगुलर होगा तब क्या करेंगे? ये लो, अब आपकी बात कर लेते हैं वाली। चलो आपको डिफरेंट शेप देते हैं, ट्राइंगल से बाहर निकलते हैं अब जरा थोड़ा सा। हाँ भाई, अब कौन सा शेप है ये? चलो भाई, अब सुनो, तुमने मुझे यहाँ का इंटीरियर बताना है और तुमने मुझे यहाँ का एक्सटीरियर बताना है। कैसे बता सकते हो? कैसे बता रहे हो आप? ये कैसे बता रहे हो आप? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, ये आंसर आप कैसे दे पा रहे हो? 180 से माइनस करके ना? तो इसका मतलब हम एक बात ये रख सकते हैं याद, कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का हमेशा सम कितने के बराबर होगा? चाहे शेप रेगुलर हो या चाहे शेप इरेगुलर हो, इट डजेंट मैटर। सही है? तो ये हमेशा लगता रहेगा आपके पास। अब देखो, मुझे अगर ये एक्सटीरियर चाहिए, अब मैं कोई एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं अगर एक्सटीरियर निकालना चाह रहा हूँ यहाँ का, तो मैं 180 में से 110 को माइनस करा दूंगा, 70 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। ये लो भाई। अच्छा, अब मुझे अगर ये इंटीरियर निकालना है तो मैं जेड एंगल की हेल्प ले लूंगा भाई। मैं इसको भी 70 लिख दूंगा। और इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, है ना? ये निकाल सकते हैं हम। तो पैरेलल लाइंस हैं ट्रेपीजियम में, आपको पता है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। अच्छा, अब आप बताओ ये वाला कैसे निकालें? क्या एक और बात मैं बोल सकता हूँ कि दिस प्लस दिस ये भी 180 के बराबर होंगे? ये बोल सकते हैं? बिल्कुल सही है। आप बोलो कैसे भाई? ये लो, अगर ये 75 आता है तो भाई ये भी तो 75 आ रहा है, और ये 105। तो तुम ये याद रख लो कि भाई एडजेसेंट एंगल्स भी सम ऑफ 2 180 करेंगे। तब भी आप कर लो हमदान, 110, 105, 70 मिलाओ, तब भी आपका आंसर 75 आएगा। 360 से भी माइनस कर सकते हो आप। मल्टीपल वेज है आपको करने के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हो गई अब आपको ये वाली बात? अच्छा, अब एक ना एक और फॉर्मूला होता है। जैसे ये देखो, ये शेप कौन सा? ट्रेपीजियम। इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, ये बताओ? ट्रेपीजियम के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360।
कैसे पता चला आपको? इस फॉर्मूले से पता चलता है, देखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स वाले के फॉर्मूले से। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को हेक्सागोन के एंगल्स का सम याद नहीं होगा ना? कितने बच्चों को हेक्सागोन के एंगल्स का सम याद नहीं है? सच सच बताना चार्ट में। अब देखो, याद करने की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला याद रख के जाओ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी भी शेप के सम ऑफ ऑल एंगल्स बता देगा आपको। n-2 × 180, बस। कुछ भी नहीं करना आगे। देखो, मैं तुम्हें एक एक करके एग्जाम्पल बताता हूँ। हेक्सा होता है जिसकी 6 साइड होती है, अब्दुल्ला। देखो भाई, ट्राइंगल का निकाल के बताता हूँ पहले मैं तुम्हें। 3-2 × 180 आ गया, ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल हो जिनकी 4 साइड हो, 4-2 × 180 आ गया सम 360 डिग्री। पेंटागन 5 साइड्स वाला, 5-2 × 180 आ जाएगा आपका सम 540। 6-2 × 180 आ जाएगा आपका सम 720 डिग्रीज। सारे सम आ रहे हैं? सबके सम आ रहे हैं? हाँ, उम्र सही कह रहे हो। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 फॉर्मूलाज हैं आपके पास पॉलीगॉन्स के लिए। इन चारों फॉर्मूला से पूरे पॉलीगॉन सॉल्व हो जाते हैं। ये 4 फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। सो क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलो, नेक्स्ट। अब ये आपने कर लिया। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन हमने कर ली, पैरेलल लाइंस कर ली, पॉलीगॉन सा कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये आया पहला सवाल। अब मुझे हेल्प करो इसमें, इसको कैसे करा जाए। आपने हेल्प करनी है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा इसमें। आप मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करें भाई। बताओ बेटा, कैसे सॉल्व किया जाए? हेल्प करो, चैट में बताओ। मैं तो करके आपको 1 मिनट में दे दूंगा, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? आप लोग बताओ, पेपर आप दोगे, पेपर आपने देने हैं, सही है ना? तो इसलिए आप बताओ इसको कैसे करें। देखो, द डायग्राम शोज द कोऑर्डिनेटर एंड पार्ट ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन AB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का वर्ड क्यों यूज किया, ये बताओ। तुम पहले ये बताओ, स्ट्रेट लाइन का वर्ड यूज क्यों किया? 180 की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। देखो, अगर ये रेगुलर है ना, तो ये भी 135 होगा भाई, ये भी 135 होगा, और ये भी 135 होगा। ज्यादा काम का कौन सा एंगल है? ए के राइट वाला या ए के लेफ्ट वाला? कौन सा एंगल ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए? राइट वाला, ऑब्वियस। ऐसी बात है, इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। ये कितना आ सकता है अब आपका, निकाल लो 180 से माइनस करके। इसलिए उसने आपको 180 का वर्ड यूज करवाया था कि 180 है इसका सम। तो आप 180 से 135 निकाल दो। ठीक है, 45 डिग्रीज है। अब आपको पता है ये 45 डिग्रीज है। अब बताओ, ये कितनी साइड्स हैं इस शेप की? इस क्वाड्रिलेटरली कितनी साइड्स होती हैं? 4। अब 4 वाले का तुम्हें सम पता ही होता है, तुम फॉर्मूला यूज नहीं किया करो उसमें। 4 वाले का तुम्हें पता है, उसका सम आएगा 360 डिग्रीज। अब तुम सबको ऐड करके देखो, सबको ऐड करके इक्वेशन बनाओ और एक्स को फाइंड करो। 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 360। सारे नंबर्स को ऐड कर दो। ये हो गया 148, 168। 4x इक्वल्स टू 360 माइनस 168 कर लो। 360 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 4 कर लो। सो x विल बी 48 डिग्रीज। कितना मार्क्स का था ये? देखो, मार्क्स से चेक करो इसके। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मार्क्स का सीन क्या होगा। देखो, तुम्हें पहला मार्क मिलेगा ये इक्वेशन बनाने पे, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें मार्क्स कैसे मिलेंगे। तुम्हें जो फर्स्ट मार्क मिल रहा है ना, वो इक्वेशन बनाने पे मिल गया, तुमने जो ये बनाई।
तुम्हें 1 मार्क यहाँ दे दिया उसने। अच्छा 1 मार्क तुम्हें वो ये एंगल निकालने पर देगा, ठीक है। अच्छा 1 मार्क वो तुम्हें लास्ट वाला इसके आंसर का देगा। इस तरह से तुम्हें 3 मार्क्स दे दिए उसने, है ना भाई। लॉजिकल बात है ना ये। जिसको 135 का नहीं पता होगा उससे इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो 1 मार्क तुम्हें मिलेगा भाई 45 का, एक मिलेगा तुम्हें इक्वेशन बनाने का, उसको 360 के बराबर रखने का। 4 का नहीं होगा फिर, वो 3 का ही बना। देखो 4 इतने छोटे से पार्ट को ना 4 का नहीं देगा फिर वो आपको। तो क्लियर है अब ये वाला। अब एक मैंने कराया, दूसरा खुद से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में नहीं करवाए बच्चों को। अब मैं ये वाले सवाल क्लास में नहीं करवाता, ये आपने खुद देखो, अच्छे नए नए क्वेश्चन है ये। अब्दुल्ला मुझे ना मैसेज उस पे क्या करो, एवरीवन पे डायरेक्ट नहीं किया करो। तो सारे एंगल 135 के ऐसे हुए क्योंकि वो रेगुलर शेप है। रेगुलर का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे। जहां पे भी आप रेगुलर का वर्ड लिखा हुआ देखो तो आप समझ जाओ कि सारी साइड सारे एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है अब्दुल्ला। चलो बेटा अब ये वाला सवाल करो जरा, जरा खुद से करना है आपने ये। और इसमें रीजनिंग है, प्रॉपर रीजनिंग देनी है, प्रॉपर रीजन देने हैं आपको हर चीज के। मैं आपको दे रहा हूँ 2-4 मिनट दे रहा हूँ, करो उसको। एक एक करके बताते हो करते हो। जब कर लो तो मुझे बता देना, फिर मैं बताऊंगा आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। मुझे बताते रहना आपने क्या क्या रीजंस लिखे हैं, चैट में टाइप करते रहना एक एक करके, ठीक है ना। 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। जी जी 4 मार्क्स का है, इसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है हर स्टेप की। गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। पहला स्टेप क्या था आपका? फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? हाँ भाई, सारे बच्चे चैट में बताते हो, ज्यादा टाइम नहीं होता ना हमारे पास कि हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या किया? ऑल्टरनेट एंगल कौन सा निकाला? मैं तो फर्स्ट स्टेप आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ना निकाल लो। सो आपने देखो फर्स्ट स्टेप किया 180 माइनस 126 इक्वल्स टू 54। हाँ भाई, ठीक है आपने लिखा 54। आपने लिख दिया यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से। सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना 180 का सम होता है। दैट इज 54 आंसर आया। अब नेक्स्ट बताओ। अब अगर ये 54 आपने ले लिया, ये एंगल, दिस एंगल विल बी एक्स, दिस एंगल विल बी एक्स। अब आप करोगे x प्लस 54 इक्वल्स टू 180। सो द वैल्यू ऑफ x लिख दो डायरेक्ट, क्या आ रही है आपकी? 126 डिवाइड कर 63, ठीक है। 63 आया। अब 63 आपका जो आया, सुनो, अगर आप 63 ला रहे हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो। अच्छा और बताओ, और क्या है बोला इसने? एफ एम एन। एफ एम एन हमें ये निकालना है, ये वाला, ये फाइंड करना है हमें, है ना भाई, यही वाला फाइंड करना है ना। अब आप बताओ ये वाला कितना होगा, ये वाला, ये कितना होगा, ये वाला। 4 मार्क का ना, 4 स्टेप शो करा देना इसके अंदर, 4 करवा सकते हो तुम। अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 54
प्लस 63 प्लस एम इक्वल्स टू 180 रख दो। सही है, और यहाँ रीजन लिख दो, जेड एंगल ऑल्टरनेट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। अब एम की वैल्यू निकाल के बता दो, एक मार्क 6 का मिल जाएगा आपको। 117। हाँ भाई, कितना आ गया? एम कितना आ जाएगा आपका? हाँ, अब 4 का था ना, इसलिए मुझे एक स्टेप ज्यादा बढ़ना है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन 4 का है तो एक स्टेप ज्यादा शो करा दो। 3 तुम्हें रीजंस मिल गए, क्योंकि उसने कहा हर स्टेप की वर्किंग दिखानी है। 3 तुम्हें रीजन मिल गए, एक तुम्हारा आंसर, 4 मार्क्स तुम्हें मिल गए। तो मार्क्स को गौर करना, जो बच्चा डायरेक्ट 63 लिख के आ जाएगा उसके सारे मार्क्स जाएंगे, क्योंकि स्टेप्स की बात करी एग्जामिनर ने इधर। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इधर। एफ एम एन तो निकाला है? एफ एम एन तो निकाला है भाई। लिख दो डायरेक्ट, 2 मार्क्स खा जाएगा वो तुम्हारे। लिख दो डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है, मार्क्स खा जाएगा वो आपके। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है भाई, मैंने ये 54 निकाला सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी से। भाई मैंने ये 63 निकाला आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। भाई मैंने ये वाला निकाला पहले, 54, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। अब मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया ना इसको और इसको, 63 मेरा आंसर आ गया, मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो इसलिए आपके तकरीबन 3 रीजन एक आंसर होना चाहिए। 3 रीजन एक आंसर 4 मार्क के लिए। आंसर के 1 मार्क होते हैं हमेशा, रीजंस के हर स्टेप के। यार आपने ये पढ़ा नहीं गौर से ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसके बहस करने का कोई फायदा नहीं है इसके पीछे। ठीक है बेटा। अब ये आपने करेक्ट सवाल। अब ये क्वेश्चंस मैंने क्लास पे नहीं करवाया आप लोग, है ना? इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाया ना, क्योंकि ये होते लास्ट के लिए हैं ये। चलो अब ये वाला करो। अब आपने करा वो, अब ये वाला स्टार्ट कर दो जल्दी से। मैं आपको इसके लिए टाइम दे रहा हूँ, 11:48 हो रहे हैं। 11:52 पे मुझे इसके सारे रीजंस और आंसर्स चाहिए, ठीक है? 2 पार्ट चाहिए, जल्दी से ट्राई करो। और ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग देखो, 2 स्टेप्स की वर्किंग दिखा आपने। 2 स्टेप्स के रीजन देने, एक आंसर का मिल जाएगा आपको, ठीक है? 3 मार्क का है ना ये। सो 2 स्टेप्स की वर्किंग दिखाओ और एक का आंसर का मार्क ले जाओ जल्दी से। चलो सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। बासित जी तुमने एक शेयर किया, बासित हो क्लास में तुम? हाँ भाई बासित क्लास ले रहे हो? तुम बासित क्लास में नहीं है? अबे उस्मान, क्या है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहा है भाई?
हाँ बेटा कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोग के? हाँ बेटा बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 64 आ रहा है पहले वाले का, ठीक है। रीजन बता दो, रीजन क्या है? अगर आपने 64 निकाला है, तो दो रीजन भी बता दो। दो रीजन जरूर बताना। एक जेड एंगल, ठीक है। कौन कौन से जेड एंगल्स हैं? बी और सी? ठीक है। और दूसरा आपने निकाला होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट है आंसर आपका है 64। आंसर भी सेट है। सेकंड वाले का आंसर बताओ। टू वाले का आंसर क्या है? सी डी ई का। अब सेकंड वाले का निकालो, सी डी ई। सेकंड वाले का 75 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 75 भी। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। ये वाला चलो आप लोग करना, मैं ये वाला करवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। अच्छा भाई देखो, इस सवाल में सुन लो क्या है। In the diagram, AP, BQ, and CR are the bisectors of the angles of triangle ABC। अच्छा भाई, AP, BQ और CR, AP, BQ और CR तीनों है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। ठीक है। बाइसेक्टर्स आप लोगों को याद है? बाइसेक्टर्स क्या होता था? लोसाई में आपने पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, बाइसेक्टर्स कितने बच्चों को याद है? बाइसेक्टर्स क्या होते थे? जो आपके एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते थे, याद है? अच्छा अब देखो, इसने बोला है ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है ना। इसने बोला है ये भी बाइसेक्टर है, इसने बोला है ये भी बाइसेक्टर है। ओके। अगर ये 37, ये भी 37, ये 31, सो ये भी 31। अच्छा, अब आप ये भी 22 तो ये भी 22। सो मैं इजीली देखो ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूँ, ये वाला भी एंगल निकाल सकता हूँ, राइट? है ना भाई, हम ये वाला निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? अगर ये वाला निकालना है तो आप 180 में से 37 और 62 माइनस कर दो। बताओ कितना आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? आंसर बताओ। कैलकुलेटर हाथ में रखो, 180 से 37 और 62 माइनस कर दो जरा। हाँ भाई, आंसर बताओगे कितना आ रहा है, या मुझे खुद निकालना पड़ेगा? 81। ठीक है। अच्छा, ये वाला भी मैं इजीली निकाल सकता हूँ। दो ऑप्शन है, 180 से या तो 81 को माइनस कर दूं, या मैं 180 में से 37 और 44 को माइनस कर दूं, तब भी आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ भाई, कितना आंसर आएगा इसका? 99 सही है। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब देखो, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप निकालो 99 और 81। अब उसने बोला है ओबीपी 31 है, ओसीक्यू 22 है, ओएक्यू 37 है, पीओसी निकाल दो। पीओसी ये वाला निकाल सकते हैं आप आसानी से। हाँ भाई, ये निकल आएगा। तो P1 का हो तो क्या हुआ, कर लेना मैनुअली। मैनुअली कर लो भाई। मैनुअली कर लिया करो। P1 का है तो क्या हुआ, 180 में से 99 और 22 को उड़ा दो। सो आपका आंसर आ जाएगा 9 टू 11, 9 टू 11 21, 180 माइनस 121, ये आ जाएगा 59 डिग्रीज। चेक करो। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क का था ये।
डन, ये वाला भी हो गया। तो इसमें तो आपको एंगल्स पता होने चाहिए, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो डायग्राम साफ सुथरी थी, ये सारी चीजें आ गई, फाइंड कर ली हमने। ठीक है, आगे चलें। क्लियर है ये वाला, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो बेटा ये वाला 32, अब पढ़ो। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज, हाँ बाइसेक्टर की वजह से, हैज एन इंटीरियर एंगल ऑफ 160 डिग्रीज। ठीक है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। कैसे निकालें? मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इजी होता है, इंटीरियर वाला या एक्सटीरियर वाला, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए। बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इजी होता है नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए? अगर आप क्लास अटेंटिवली लेते थे तो आपको पता होगा क्या इंटीरियर वाला होता है या एक्सटीरियर वाला होता है। कौन सा वाला होता है जिससे हम नंबर ऑफ साइड्स जल्दी निकाल लेते हैं? एक्सटीरियर वाला, परफेक्ट। तो देखो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है 360/n। सो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 160। ठीक है भाई, ये तो इंटीरियर, सॉरी 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 सॉरी, इंटीरियर एक्सटीरियर आपको पता है 20, 360/n। ठीक है, अब आप देखो, इंटीरियर आपको 160 पता है, तो आपको पता है एक्सटीरियर आ जाएगा 20। इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम है वो 180 होता है। सो आ गया ये। आप क्या करो, एन को इधर ले जाओ, 360 को 20 से डिवाइड करा दो, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 18, आ गई नंबर ऑफ साइड्स, एन इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो आप एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। अच्छा अब आ जाओ इधर। द डायग्राम शोज थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन की बात करिए, जल्दी से बताओ चैट में, कौन से पॉलीगॉन की बात कर रही है? रेगुलर। अब सुन लो कौन कौन सी साइड एंगल बराबर होंगे, देखो ये एंगल जितना आएगा, ये एंगल भी उतने का होगा। ठीक है, आगे के पूरे नहीं है, मैं इसलिए लिख नहीं सकता। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, अब आप एक बताओ, ये क्वेश्चन इससे लिंक्ड होगा या नहीं होगा? क्या ये सवाल इससे लिंक्ड होगा या नहीं होगा? हमें तो इस डायग्राम में कोई भी एंगल नहीं पता, कितने इंटीरियर एंगल लेना चाहिए हमें? यही मैं आप लोगों को बताता था कि डिस्क्रिप्शन से हर पार्ट कनेक्टेड होता है। याद है आपको ये वाली बात कि डिस्क्रिप्शन से हर पार्ट कनेक्टेड होता है? तो आप देखो, अगर आप इसको इग्नोर कर देते, अगर फर्स्ट कर आप इसको इग्नोर कर रहे हो, इसको इग्नोर कर दिया, अब आप बताओ कितने का एंगल आप स्टार्ट किससे करते? गिवन एंगल कहाँ है आपका? कहाँ है आपका गिवन एंगल इसमें? तो आपको गिवन एंगल पता है कितना है, 160 डिग्री का। ठीक है, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम सुन लेना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं होशियारी कर रहा हूँ जरा, एक देखो यहाँ पे, मैं इस शेप को अलग करके सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। देखो भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताओ ये पूरा कितना पता है आपको? बताओ ये दोनों साइड बराबर है, तो मैं इसको एक्स सपोज करूंगा, इसको भी एक्स ले लूंगा भाई। तो ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, करेक्ट। अब जाऊंगा डायग्राम में लिख दूंगा जाके, देखो ये देखो, इसको कहते हैं होशियारी। अब आप बताओ सिर्फ ये कितना आएगा, सिर्फ ये वाला? ये आ गया 150, करेक्ट। अच्छा अब देखो, अभी भी प्रॉब्लम है, मैं अभी भी निकाल नहीं पा रहा, अभी भी एक मसला है। अब मुझे ये और ये कैसे मिलेंगे, ये बताओ, ये कैसे मिले अब मुझे? अब देखो, मैं फिर उसको कहते हैं होशियारी करो फिर से। अब ये वाला शेप अलग कर दो, देखो बी सी एंड डी,
ये आपको पता है 160 है। अच्छा ये फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये फिर 10 10 के आ जाएंगे दोनों, है ना। ये भी आइसोसेलेस है बेटा उमर, पूरा 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 है देखो। कौन कौन सा आइसोसेलेस है मैं दिखा देता हूँ देखो। ये आइसोसेलेस है उमर, देखते रहो उमर। और ये वाला, ये आइसोसेलेस है। ठीक है, अब देखो ये भी 10 आ गया। अब आप ये वाला भी इजीली निकाल सकते हो। 150 प्लस 10 होता है 160, 180 माइनस 160 होगा 20, ये लिख देना, गलत हो जाएगा वरना। अब आप बताओ कौन कौन से एंगल सही थे। बी सी ए, बी सी ए, ये आ गया 10, डीपीसी आ गया आपका 20 डिग्रीज। खत्म, ये सवाल था छोटा सा। इसलिए कहते हैं कि एहतियात से करो, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सारी, देख देख के करो, अंधों की तरह ना करो। अच्छा अब आप लोग क्या करो, आज ये आपका एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉलीगॉन, पैरेलल लाइन खत्म। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुश्किल सवाल है, ये मैंने क्लास में भी दिया था। ये वाला सवाल अगर तुम कर लो ना, तुम्हारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल जबरदस्त हो जाएंगी। ये वाला, और एक कर लो ये वाला। ठीक है, दोनों में आता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारी क्लास एंड होगी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं प्लान पूरे ग्रुप में बता दूंगा आप लोगों को क्या है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब ले लो सारे स्क्रीनशॉट, ये तो वीडियो डल जाएगी ना, सीधा जब वीडियो डल जाए उससे ले लेना तुम, ये लो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।